मतलब जो पिछले 11 साल से जिसके सामने दुनिया बिल्कुल काली पड़ गई थी, उसको आपकी मदद से एक नई रोशनी मिली। ये हमारे मतलब हम तो बोलते ये जिन बच्चों ने स्टूडेंट ने जो पैसा डोनेट किया उनकी उनकी लोगों के पास ना सर सब कुछ होते हुए भी लोग कहते हैं नहीं, जब मेरी लॉटरी लगेगी ना कोई 1-2 करोड़ की, मैं तब किसी के बारे में सोचूंगा। पर हर एक इंसान ये नहीं सोचता कि आज अगर वो 20,000 कमा रहा है ना, अगर 20,000 में से भी 10% 2,000 किसी जरूरतमंद के लिए निकालना शुरू कर देना, तो वो 20,000 को कब ज़्यादा बन जाने, कभी कभी 2 लाख बन जाएंगे, वो कोई टाइम नहीं पता नहीं होता सर। माँ बाप को ये देखना चाहिए कि हमारे बच्चे में क्या काबिलियत है। ज़रूरी नहीं पढ़ाई हो, ज़रूरी 90% आनी चाहिए, 70% आ जाए और हो सकता है उसमें कोई और कला हो। तो हम बच्चे देखते हैं कि बच्चे काम कर रहे हैं इस उम्र में, लोग घर में झाड़ू पोंछा कर रहे हैं, बल्कि जाना चाहिए उनको स्कूल में। तो फिर हम उनको स्कूल में दाखिल करते हैं, फिर उनका सारा खर्चा निकालते हैं। एक लड़की अपने माँ, बड़ी लड़की अपने माँ को जाके बोलती है, मम्मी मामा जी गलत जगह हाथ लगा रहे हैं मेरे। मम्मी बोलती क्या बोल रहे हो, मामा जी है मामा जी, हाँ। और उसको हटका करती है, हाँ। वो लड़की इसके पास जाएगी। नमस्कार जी, स्वागत है आपका एक बारी फिर आपके अपने शो जिसका नाम है एक मुलाकात द रियल स्टोरी। हर बार की तरह ये भी स्टोरी आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा इंस्पायर करेगी और हर बार की तरह हम एक ऐसे शख्स को आपके सामने लेके आते हैं जिनकी ज़िंदगी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और आज भी हम एक ऐसे शख्स को आपके सामने लेके आए हैं जिनकी ज़िंदगी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उनकी बातें अगर आप ज़िंदगी में सुनोगे, ज़िंदगी में देखोगे, उनकी स्टोरी को सुनोगे तो आपको वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर करेंगी। जो मेहमान आज हमारे साथ हैं, इनका नाम है मिस्टर पास्कल डैनियल, जो चंडीगढ़ सेंट स्टीफन स्कूल में लास्ट 35 ईयर से एज ए मैथ टीचर यहाँ पे अपनी सेवा कर रहे हैं, यहाँ पे एज ए जॉब कर रहे हैं। तो ज़रूर हम रूबरू कराएंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर। कैसे हो सर? ठीक है सर। स्वागत है सर आपका। बहुत 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 धन्यवाद जी, आपने हमें मुझे बुलाया, इतना समझा कि मैं इस काबिल हूँ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बहुत सर सुना था आपके बारे में कि आप काफ़ी टाइम से चंडीगढ़ में रह के सर आप काफ़ी टाइम से बहुत लोगों की हेल्प कर चुके हो। तो सर मैं सबसे पहले तो जानना चाहूँगा सर, कैसे ये शुरू कैसे हुआ जो आपने सोशल एक्टिविटीज़ शुरू की सर, कैसे शुरू हुई सर? ये सर पेंडेमिक से शुरू हुआ था, जो कोविड टाइम से। ओके। 21 मार्च 2019 से 2019 से। तो उस वक्त जब सारा कुछ बंद हो गया था। हाँ जी, हाँ जी सर। बिल्कुल। तो लोगों को खाने की दिक्कत हो गई, लोगों के पास पैसे नहीं थे। हाँ जी, खासकर वो लोग जो रोज़ के कमा के रोज़ खाते थे बहुत ज़्यादा। तो एक उसी दौरान एक NGO शुरू किया, मोहाली हेल्पर्स, डॉक्टर सनी आलूवालिया ने। ओके। बहुत प्रसिद्ध डेंटिस्ट है वो। ओके। उन्होंने शुरू किया तो दूसरे दिन ही मैंने ज्वाइन कर लिया उनको। ओके। तो फिर हम उस दिन से लग गए, कम से कम हमारे 5 टीम मेंबर्स बन गए। ओके। एक टीम में 2 मेंबर्स थे। ठीक है। अलग अलग दिशा में जाते। अम साहब गुरुद्वारा 8 फेज़ मोहाली में, हाँ जी, हाँ जी। उसमें खाना बनता था। राइट। हम उनको ड्राई रॉ मटेरियल देते थे। हाँ जी। वो खाना बनाते थे, पैकिंग करते थे। हम उनको जगह जगह ले जाके देते थे, प्लस राशन, लोगों को राशन की ज़रूरत थी, वो भी हमने प्रोवाइड किया, उनको पहुंचाया। गरीब लोग, मज़दूर लोग, फिर जो अपाहिज लोग हैं, जिनकी नौकरी छूट गई है, चली गई है, ऐसे हमारा शुरुआत हुआ। ओके। और वो काम धीरे धीरे बढ़ता गया, बहुत बढ़ता गया। और इसमें सहयोग है हमारे जो खासकर स्टूडेंट्स हैं, एक्स स्टूडेंट जो इंडिया में है, चंडीगढ़ में, इंडिया में, ऑल ओवर द वर्ल्ड। सेंट स्टीफन स्कूल सेंट स्टीफन स्कूल के। ओके। तो उन्होंने जब मेरा पोस्ट देखा फेसबुक पे, तो हमें पैसे की ज़रूरत थी। राइट सर। तो हम डालते थे कि यहाँ हमने इतना कर दिया, इतने लोगों को नहीं मिल रहा। तो वो जो है उन्होंने हमें फंडिंग करना शुरू कर दिया। ओके। ओके। तो हमारे डॉक्टर साहब ऑलिवर के इनका अपना ट्रस्ट था, तो उसमें वो पैसे डालते थे। ओके। वो अकाउंट नंबर सबको चल जाता था, जिसने भी करना है। तो इससे हमें बहुत हेल्प मिला। ओवरऑल वर्ल्ड से आपको? हाँ, और ओके। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, USA, कनाडा, ओके। ऐसे फिर चलता रहा।
और बढ़ता गया काम। आपके सर मन में कैसे आया, क्योंकि कोविड सबके सबके लिए आया था, हाँ जी, कोई हाँ जी। इंडिविजुअल तो किसी के लिए आया नहीं था, कोविड सबके लिए आया था, बट आपके मन में कैसे आया सर ये चीज़ कि आपने ये सेवा करनी है, क्योंकि दुनिया उस टाइम बहुत ज़्यादा परेशान थी। हर एक बंदा जो काम करता था, जो जॉब करता था, हर एक बंदा उस टाइम परेशान हो गया था कि ये कैसा टाइम आ गया है, किसी ने सोचा भी नहीं था ये टाइम आने के लिए। तो आपके मन में कैसे आई ये चीज़, आप कहाँ से इंस्पायर हुए कि आपने बोला कि चलो अपनी ज़िंदगी दांव पे लगा के बचने के लिए सर सारे लोग घर पे बैठे हुए थे, आपके मन में सर कैसे ये चीज़ आई कि नहीं मैंने जाके सेवा करनी है? जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तो सारे रेस्टोरेंट सारे बंद हो गए थे। राइट सर। मैं अकेला रहता था, हाँ मेरी जी। फैमिली बैंगलोर में है। ओके। तो मुझे खाने की ज़रूरत थी, तो खाना जो इन्होंने प्रोवाइड किया था पहला दिन, किन्होंने सर? मोहाली हेल्पर्स ने, ओके, मोहाली हेल्पर ने। तो मुझे खाना मिल गया था पहले दिन, दूसरा दिन भी मिल गया। फिर मैंने उनसे पूछा कि आपको किसी की ज़रूरत है? राइट। उन्होंने बोला कि हमें ज़रूरत बहुत लोगों की है, हम्म। पर कोविड की वजह से कोई बाहर निकलना नहीं चाहता। बहुत ज़्यादा। मैंने कहा मैं आऊँगा जी। तो मैंने ज्वाइन कर लिया उनको। ओके। तो मेरे पास गाड़ी थी, तो उन्होंने कहा गाड़ी है तो ठीक है। फिर हमारा काम ऐसे शुरू हो गया, और भी लोग आने लग गए। हमारे एक टीचर थे, अरिंदर पाल कौर चेयरमैन, पंजाबी टीचर, क्रिकेट कोच है CST में, ओके। तो वो भी ज्वाइन कर गए। ओके। तो ऐसे फिर हमारा काम बढ़ता गया ठीक है ठीक है। और हमने रिस्क लिया। डर नहीं लगता था सर आपको? नहीं, पता नहीं, भगवान का आशीर्वाद था कि डर बिल्कुल था। उस टाइम सर बहुत प्रॉब्लम आती थी, क्योंकि कहते थे किसी आस पड़ोस के 10 घरों में भी अगर कोई कोविड पेशेंट निकल जाता था ना, फैमिली बहुत ज़्यादा डर जाती थी कि हाय पता नहीं उस फैमिली में आ गया कोविड, हमें ना कहीं हो जाए। तो आप जब लोगों के पास जाके उनको फूड डिस्ट्रीब्यूट करते थे, उनको राशन डिस्ट्रीब्यूट करते थे, आप ओबियसली बात है उन घरों में भी हो सकता है गए हो कि जिनमें कोई ना कोई कोविड प्रॉब्लम थी, जिनको कोविड की डिसीज़ थी। हाँ, हमारा पूरा किट होता था, PPT प्रॉपर किट, PPT किट। ओके। एक बार हमें कॉल आया था 3 फैमिलीज़ का, ओके। जगतपुरा कॉलोनी से। जगतपुरा से, ठीक है। तो हम पहुंच गए राशन के लिए। हम्म। उसी दिन सुबह वहाँ 2 केसेस निकल गए कोविड के? कोविड के। ओके। पूरा कॉर्डन ऑफ था, ओहो, अच्छा। कोई बाहर से अंदर नहीं जा सकता, कोई अंदर से बाहर नहीं जा सकता। हाँ। हम वहाँ पहुँच गए, हम फ़ोन कर रहे हैं, वो हमें फ़ोन कर रहे हैं, हम कह रहे बाहर आ जाओ, कहते हम बाहर आने नहीं दे रहे पुलिस वाले। फिर मैं एक पुलिस मैन के पास गया, पुलिस ऑफिसर सरदार जी थे। ओके। मैं ऐसी सिचुएशन है। हम्म। उसने कहा सर आपकी गाड़ी तो अंदर जाएगी नहीं, ऐसे रोक देंगे आपको, मुझे बैठना पड़ेगा। उन्होंने हमारी हेल्प की, बड़े अच्छे इंसान थे। ओके। वो गाड़ी में बैठे, हमारी गाड़ी में बैठे, जहाँ जहाँ हमने राशन दिया 3 उनको देखे आए। अच्छा। और वो गांव से आते थे, अपनी गाड़ी में सब्जियां लेके आते थे, अच्छा। दूध लेके आते थे, अच्छा। और जो लोग थे उनको बांटते थे। बड़े इंसान थे। सर उस टाइम देखो इतनी ज़्यादा हर एक इंसान के ऊपर इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई थी कि लोगों को खाने के लिए भी फूड नहीं होता था बिल्कुल भी। कुछ तो लोग ऐसे थे, कुछ फैमिलीज ऐसी थी, हमें घर बैठ के नहीं पता चला, जो 2-2 4-4 दिन भूखे पेट भी सोए हुए हैं बच्चे। हाँ जी। बहुत ऐसी फैमिलीज थी। हाँ जी। तो आप उनके लिए सर भगवान का रूप बन के आए, क्योंकि जब उनके ऊपर प्रॉब्लम आई थी, जिनके घर पे आपने राशन दिया है, उन्होंने तो यही सोचा होगा कि भगवान अब तूने बीमारी तो ऐसी डाल दी है कि सब कुछ रोक दिया, अब तू ही किसी इंसान का रूप बन के आ हमारी मदद करने। तो भगवान ने इस काम के लिए देखो आपको चुना कि जाओ वहाँ पे मेरे बनाए हुए इंसान प्रॉब्लम में है, उनकी जाके हेल्प करो। आपको सर कैसा फील हुआ? हमें बहुत खुशी होती थी खाना लोगों को देने, राशन पहुंचाने में। हमें अंदर से बहुत खुशी थी, तो हमें डर नहीं था। खुशी इतनी होती थी, तो हमने परिवार को राशन दे दिया, खाना दे रहे हम, डर नहीं था हमें। अच्छा। कोविड हुआ था आपको फिर? नहीं। क्या बात है सर, देखो भगवान की इतनी कृपा थी कि जो लोग घर पे बैठे हैं उनमें से कईयों को हो रहा था, और आप फील्ड में एज ए सोल्जर आप वहाँ पे हेल्प कर रहे थे लोगों की, बट आपको नहीं हुआ। क्या बात है, ये सर भगवान की कृपा थी आपके हम तो ऊपर। कॉलोनीज में गए, अंदर लेबर कॉलोनीज में गए, अच्छा। क्योंकि लेबर्स फंस गए थे, उनके पास जो रोज़ के कमाने गए, हाँ जी। खाने कुछ नहीं था, उनको जाके देना, वाह। जगह जगह जाके। तो हमें एक बहुत ही खुशी मिलती थी, अंदर से मन को शांति मिलती थी, चलो हाँ हमने किसी का पेट भर दिया। कुछ पुअर पेशेंट ऐसे थे जिनके आपने बीमारी के भी इलाज कराए हैं, तो वो फर्दर सर कैसे बढ़ाई ये चीज़? ऐसे हमें एक बार केस आने लग गए कि भाई हमारा ऐसा कोई केस है मोहल्ले में, कॉलोनी में। पहला केस आपको याद है सर कौन सा आया था आपके पास? पहले केस हमें आया था एक सर्जरी का।
किस चीज़ की एक लड़की थी ओके। दकोली में, ओके। उसका थाई का जो बोन है वो ग्रो हो रहा था, ओके। बट थाई नहीं ग्रो हो रही थी, थाई नहीं। तो उसकी बहुत पेन थी। हम्म। उसकी शादी भी तय हो गई थी, पर ससुराल ने बोला कि पहले आप सर्जरी कराओ, ओके। जो पीजीआई में 2 लाख मांग रहे थे। हम्म। हमारे पास केस आया, हमने फिर पोस्ट किया। हम्म। हमारे एक डॉक्टर हैं, एक स्टूडेंट है, डॉक्टर अतुल मल्होत्रा, इक्कीस सेक्टर में उनका अपना छोटा सा मिनी हॉस्पिटल है। ठीक है। तो उनके पास भेजा, उन्होंने कहा कि 1,65,000 ओके, सर्जरी का हो गया। मिनिमम मेरा सिर्फ कॉस्ट है। तो फिर हफ्ते के अंदर अंदर वो पैसा हमने उनके अकाउंट में डाल दिया, ओके। डायरेक्ट लोगों ने। हाँ। फिर उससे सर्जरी हुआ। आज वो मैरिड लाइफ में खुश है बहुत। क्या बात है, मिले थे Without सर a आप problem. सर्जरी के बाद उस पेशेंट को हाँ मिले थे, जब मिला था। अच्छा अच्छा बस उसकी शादी में नहीं जा पाया, अच्छा अच्छा अच्छा। आदमी बुलाया तो उन्होंने जा नहीं पाए। बट ऐसे हमारा फिर धीरे धीरे हार्ट पेशेंट्स, हाँ। ब्रेन ट्यूमर, एक मुस्लिम लेडी थी, ओके। उसकी आईसाइट चली गई ब्रेन ट्यूमर की वजह से। वो ब्रेन ट्यूमर निकलवाया अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली में, ओके। उसके फंड्स इकट्ठे किए उसके लिए। हम्म। ऐसे फिर हमारा काम आज फिर हमने अपना एनजीओ शुरू कर दिया, एक आपने खुद अपना एक किस हमारा नाम एनजीओ है, से? योर हेल्पिंग हैंड्स, योर हेल्पिंग हैंड्स ट्रस्ट। ओके। तो इसमें जो है कि हम महीने में 2 या 3 दफ़े, डिपेंडिंग अपॉन द ये हमारे बजट के हिसाब से कितना पैसा इकट्ठा हो रहा है, हाँ। पीजीआई के बाहर लंगर लगाते हैं, 32 हॉस्पिटल के बाहर लंगर लगाते हैं। ओके। जो एक लंगर हमारा 12,000 का होता है, एक लंगर जिसमें 600-700 लोगों का खाना बनता है। ओके। खुद हम जाके मंथली वन टाइम होता है वो? मंथली ट्वाइस, 2 दफ़े या 3 दफ़े, जितना पैसा इकट्ठा होता है उस हिसाब से। ओके ओके ठीक है। तो पीजीआई के जो पेशेंट होते हैं जिनके पास नहीं होता खाने पीने को, वो लंगर की उनको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। अब आजकल हम ज़्यादा 32 हॉस्पिटल के बाहर कर रहे हैं, 32 हॉस्पिटल के। वहाँ कम है वहाँ। और हमारा 2 घंटे में, 1.5 घंटे में ख़त्म। कितने लोग आते हैं खाने के लिए? कितने के लोगों का आप वहाँ खाना 600 से ऊपर। 600 से ऊपर लोगों को। वाह। तो इसका ऐसा होता है कि एक भंडार है, मनसा देवी complex मनसा भंडार। देवी, राइट। हाँ, तो उनको भंडारा होता है उनका, मोबाइल भंडारा। हाँ मोबाइल, उनको फ़ोन करते फिर वो भेज देते। जैसे हमने देखा है कि जिनका कई बार बर्थडे होता है या कोई भी खुशी का मोमेंट होता है, वो लोग पीजीआई के बाहर भंडारा लगाना तो चाहते हैं, बट उनको ना पता नहीं है, वो अब क्या कहते हैं, वो बना ऐसा इतना तो कर नहीं सकते कि वो घर पे बना के या कोई हलवाई लगा के बनाए। वो कहते हैं हर एक चीज़ इंसान, जैसे आज के टाइम में कपड़े भी इंसान रेडीमेड चाहता है ना, तो सेम ऐसे ना वो लोग कहते हैं कि सेवा भी ना रेडीमेड हो जाए, हमारे घर पे ना बनाना पड़े इस चीज़ को। वो मोबाइल भंडारा कैसे बुक किया जाता है सर? वो उनका नंबर है, तो वो उनको 1 महीने पहले बोलना पड़ता है। 1 महीने की वेटिंग पीरियड होता है? वेटिंग पीरियड होता है, उनको अच्छा। पहले बोलना पड़ता है। हाँ। क्योंकि उनका बहुत अच्छा, क्योंकि उनका खाना बहुत अच्छा है, हाँ, क्वालिटी अच्छी होती है। क्वालिटी अच्छा है, तो इसलिए लोग पसंद करते हैं। राइट उस सर। हिसाब से जैसे वो उनका वैन आता है, हाँ जी हाँ जी। बाकी जगह भी लगे होते हैं, हाँ जी। लोग उस लाइन को छोड़ के इस लाइन में आ जाते हैं, क्योंकि पता है खाना यहाँ अच्छा मिल रहा है। खाना अच्छा। और हमारा वैरायटी है, चपाती, चावल, एक कड़ी चावल, कड़ी पकौड़े के साथ, छोले और कड़ा प्रसाद। वो कितने का बुक होता है सर? 12,000 का। 12,000 रुपये का बुक होता है। जी। 600 प्लस लोगों का खाना मिलता है, होता है हाँ जी, उसमें। उससे। ओके सर, आप बता रहे थे कि आपने अब ब्लड एनजीओ भी शुरू की है। एक नहीं, मैंने नहीं शुरू किया, किसी ने शुरू किया, उसका नाम है हम हिंदुस्तानी। हम हिंदुस्तान। तो मैं उसमें जुड़ गया हूँ। ओके। तो जहाँ से हमें इमरजेंसी कॉल आती है, मैसेज आता है कि इस हॉस्पिटल में इस ग्रुप का पेशेंट को ब्लड चाहिए या ब्लड प्लेटलेट्स चाहिए, फिर हम अपने ग्रुप में डालते हैं, डोनर्स मिलते हैं हमें। ओके। आज तक ऐसा हुआ नहीं कि डोनर नहीं मिला। बहुत केसेस आते हैं ठीक है। इस हिसाब से। हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना चंडीगढ़ में बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल है जहाँ पे रेगुलर बेसिस पे ब्लड की डिमांड रहती है। पीजीआई चंडीगढ़ जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, यहाँ पे सर रेगुलर बेसिस पे बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है। कई बार क्या होता है, हर एक फैमिली नई डोनर अरेंज कर पाती, क्योंकि कई फैमिलीज बाहर से आती हैं। हर एक फैमिली के बस में नहीं होता कि वो अगर डॉक्टर बोल दे कि 4 यूनिट चाहिए तो चारों के चारों यूनिट फैमिली नहीं कर पाती है। तो वहाँ पे आप जैसे लोग, आप जैसे डोनर्स आके वहाँ पे हेल्प कर देते हैं, तो वो सर बहुत बड़ा काम कर रहे हो आप सर। प्लस हमारा एक और भी है, जैसे कि अभी पीछे 4 हफ्ते पहले हाँ जी। हमारे एक टीचर हैं, उनके घर में मेड जो काम करते हैं, ओके। उन्होंने वैसे ही पूछ लिया उससे, मेड से, आपकी बेटी कौन सी कक्षा में जाती है? ओके। उन्होंने बोला मेरी बेटी स्कूल गई नहीं आज तक। 14 साल की। अच्छा। उन्होंने बोला स्कूल क्यों नहीं गई?
कहते बचपन से जब पैदा हुई एक आंख नहीं था, रोशनी नहीं थी, अंधी थी। 3 साल की जब थी तो दूसरी भी चलेगी। तो वो रिमोट एक बिहार में गांव है, वहाँ से हैं। वो डॉक्टर के पास गए नहीं, दिखाने के भी हुआ, वो 19 दूसरी भी आंख भी चलेगी। अच्छा। तो इन्होंने फिर टीचर ने मेरे से बात की। फिर हमारी एक स्टूडेंट है मुस्कान बंसल, डॉक्टर मुस्कान बंसल, वो है आई स्पेशलिस्ट, आई सर्जन। उनके पास भेजा। अच्छा। हमें फंड्स भी आ गए, ठीक है। भेजा, सर्जरी हुआ। 2 दिन के बाद उसको रोशनी नजर आना लग गया। 2 दिन के 2 दिन के बाद पिछले इतने टाइम से 11 साल से उसको नहीं नजर आता। ओह माय गॉड। 2 दिन से उसको थोड़ा थोड़ा नजर आने लग गया, मतलब उंगलियां बताते ये कितनी उंगलियां हैं बताते। फिर एक हफ्ते के दौरान उसको पूरा रोशनी नजर आई। क्या पूरा बात, क्या बात। मतलब जो पिछले 11 साल से जिसके सामने दुनिया बिल्कुल काली पड़ गई थी, उसको आपकी मदद से एक नई रोशनी मिली। ये हमारे मतलब हम तो बोलते ये जिन बच्चों ने, स्टूडेंट ने जो पैसा डोनेट किया, उनकी वो सर आपको कैसे कांटेक्ट करते हैं? एक्स स्टूडेंट जो हैं वो कोई आप एज ए व्हाट्सएप ग्रुप उनके कांटेक्ट करते हैं उनको, कैसे वो आपके साथ कांटेक्ट करते हैं? नहीं, वो मुझे हमारा एक फेसबुक में मेरा अकाउंट है। ओके। और अभी तक है 4,500 लोग हैं उसमें, सारे स्टूडेंट्स, पेरेंट्स भी इसमें हैं, टीचर्स भी हैं कई। तो मैं पोस्ट डालता हूँ उसमें, ऐसे इस चीज़ के लिए पैसा चाहिए, इतना पैसा लगेगा। फिर मुझे वहाँ से फ़ोन आते हैं, मैसेज आते हैं, अकाउंट नंबर बताओ जी, कहाँ डालने हैं, हम 2,000 दे रहे हैं, हम 5,000 दे रहे हैं, उस हिसाब से हेल्प आती है। तो वो अकाउंट नंबर जो होता है वो एनजीओ का होता है या आपका पर्सनल होता है? वो एनजीओ का अभी हमने शुरू नहीं किया। अच्छा। अकाउंट मिल जाएगा, हमें इस हफ्ते मिल जाएगा। ओके ओके। कमिंग वीक में। तो हम उन हॉस्पिटल का दे देते हैं, अच्छा। क्लिनिक का दे देते हैं, ठीक है। या फिर उनके परिवार में जो है कोई जो अच्छा। जिनके थ्रू आया है। अच्छा अच्छा। तो इस चीज़ की श्योरिटी होती है कि वो जितने की ज़रूरत थी उतना ही पैसा मिला? कई बार क्या होता है सर, अकाउंट नंबर में कई बार ऐसा होता है ज़रूरत होती है फॉर एग्जांपल 1 लाख की, अकाउंट में आ गए उसके 2 लाख, तो कई बार ऐसा केस हुआ आपके नहीं, साथ? आज तक कभी नहीं हुआ, क्योंकि उसमें ट्रांसपेरेंसी होती है, बिल होता है। और मेरी आदत है, बल्कि मुझे बोलते हैं सर हमें ये सब की ज़रूरत नहीं है, बिल मत भेजो। अच्छा अच्छा। हमें पता हमारा पैसा कहाँ, हमें पता है हमारा पैसा कहाँ जा रहा है। फिर भी मैं हर एक चीज़ का, इवन राशन, 1500 का राशन लिया, उसका भी बिल, हाँ जी, और उसका राशन का वीडियो बनाता, हाँ जी, और उनको भेजता हूँ जिन्होंने पैसे दिए, कि उनको पता था कि भी हमारे पैसे यहाँ लगे प्रॉपरली ट्रांसपेरेंसी से। और बाकी जो अकाउंट्स जो है, जो मोस्टली हॉस्पिटल का कोई केस हो तो हॉस्पिटल जाता है ओके, डायरेक्ट, मतलब पेशेंट को नहीं मिलता, पेशेंट नहीं मिलता। डायरेक्टली पेशेंट को चाहिए तो वो हमारे थ्रू जाएंगे, किसी से किसी हमारे थ्रू जाएंगे, ओके ओके, वो भी उनको भी फिर बिल देना पड़ता है प्रॉपर। ठीक है। एक बार हम डॉक्टर से बात करते हैं, हाँ उनके डॉक्टर से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं क्या, वो बताते हैं हाँ जी दिस इज जेन्युइन केस, ये उनके घर भी विजिट करते हैं हम देखने के लिए, पेशेंट के घर पे। हाँ जी, पूरा कुछ पूरा इंक्वायरी होता है, तभी हम आगे बढ़ते हैं। चंडीगढ़ में सर आपको कितना टाइम हो गया? चंडीगढ़ में मुझे हो गए जी 50 साल हो गए। आपकी स्टडी कहाँ से थी सर? चंडीगढ़ में सेंट जॉन स्कूल। सेंट जॉन स्कूल में? हाँ जी, सेक्टर 26। कौन सी क्लास तक थी आपकी वहाँ? 10th वहाँ से किया। 10th। उसके बाद फिर फर्दर स्टडी आपने? उसके बाद हमारी फैमिली फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी थी, फादर नहीं थे, तो मैं लोगों के घर घर जाके ट्यूशन पढ़ाता था बच्चों को। अच्छा। जब मैं क्लास 8th में पढ़ता था तब से शुरू हो गया था मैं। पुरानी सी साइकिल थी, 14 किलोमीटर 15 किलोमीटर लोगों के घर जाके क्लास 1 क्लास 2 के बच्चों को पढ़ाना। एक बच्चे को सुबह 5 से 6 बजे सुबह, हाँ जी, मैथ्स पढ़ाने जाता था मैं, क्लास 5 का। तो उसके बाद फिर हमारे जो स्कूल में एक टीचर थे, उन्होंने अपना एक स्कूल खोला जिसका नाम सेंट स्टीव्स है। ठीक है। तो उनको मिलने गया था, क्योंकि मैंने सोचा था कि मेरे पास पैसे तो हैं ट्यूशन से, पर कॉलेज की फ़ीस देने के लिए है, तो मैं कॉरेस्पॉन्डेंट से करूँगा। तो मैं उस स्कूल में ज्वाइन हो गया एज PTI एंड फुटबॉल कोच। कौन सी ईयर में सर? 1985 में। ओके। तो वहाँ काम करते करते पढ़ाते मैंने अपना ग्रेजुएशन किया पंजाब यूनिवर्सिटी से। ओके। पोस्ट ग्रेजुएशन किया महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक से। ओके। प्लस फिर स्काउट मास्टर कोर्स किया, भारत स्काउट्स एंड गाइड्स का, वो उसका एक एडवांस कोर्स था, वो भी किया। वो तो प्रैक्टिकल किया, कैंपिंग करते हैं।
तो आपके माइंड में सर ये आपने एम कब सोचा था कि आपने एज टीचर ही बनना है? सोचा था कि आपके माइंड में कुछ और था कि आपने नहीं इंजीनियर बनना है या साइंटिस्ट बनना है? मेरे माइंड में था कि पायलट बनने का। पायलट बनने का, ओके। टीचर तो कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि खुद एक एवरेज स्टूडेंट था। होता वही है जो अक्सर सोचा ना हो। हाँ, कुछ खुद एवरेज स्टूडेंट था, सोच टीचर को कभी सपने भी नहीं सोचा था। अच्छा। तो आज जो है कि ऐसे सिचुएशन में हम इतना सीख गए, सीख गए टीचर पढ़ाते पढ़ाते कि हर एक सिचुएशन हम हैंडल कर लेते हैं, पेरेंट्स को भी, बच्चों को भी। मुझे इस स्कूल में एक्चुअली हो गया 37 साल, 37 ईयर 13 स्कूल में हो क्योंकि 10th करने के बाद मैंने ज्वाइन कर लिया था। अच्छा, पुराने टाइम में हो जाता था 10th के बाद ज्वाइन हो जाते थे, बट आज के टाइम में सर कंपटीशन इतना है कि पढ़ के भी, डिग्रीज लेके भी कई ऐसे देखे हैं कि फ्री बैठे होते हैं। हाँ जी। मतलब टीचर की अगर वैकेंसी 10 निकलती हैं तो भरने वाले सर लाख होते हैं, वो फिर 10 ही गिनती के निकला। हाँ, आजकल हर एक चीज़ में सर कंपटीशन बहुत हो गया। हमारे हिंदुस्तान का एक ही जो ड्रॉबैक है, मेन ड्रॉबैक, सबसे महत्व यह है कि जनसंख्या। हमारी जनसंख्या बहुत ज़्यादा ओवर और बढ़ती जा पॉपुलेशन, रही है। ओवर पॉपुलेशन, नौकरी कम है, लोग ज़्यादा हैं। लोग ज़्यादा हैं, बिल्कुल। वही स्कूलों का भी हाल है, स्कूल कम है, बच्चे ज़्यादा हैं। बच्चे ज़्यादा हैं, ये चीज़ और स्कूल में भी और देखें बच्चे ज़्यादा हैं, टीचर कम होते हैं कई बारी। ऐसी भी होता है। बिल्कुल। और उसी वजह से ही हम सर जो चीज़ फेस करते हैं, हम चंडीगढ़ पीजीआई में जब देखते हैं कि पेशेंट इतने ज़्यादा हैं, डॉक्टर्स कम हैं। जबकि हमने देखा है कि डॉक्टर जो होते हैं स्टडी करके, यहाँ से स्टडी करके बाहर जॉब ढूंढने जाते हैं। डॉक्टर्स जो होते हैं कि हमें किसी फॉरेन कंट्री में जॉब मिल जाए, पर वो इंडिया में पढ़ के इंडिया के किसी हॉस्पिटल में जॉब करना पसंद नहीं करते। वो एक्चुअली उनका मेन जो मकसद होता है कि पैसे कमाना, पैसा कमाना। बाहर पैसे ज़्यादा मिलता है, तो वो बाहर चले जाते हैं, 2 साल 3 साल लगाते हैं, फिर वापस इंडिया आते हैं। उनको यहाँ का रहन सहन और उसमें फ़र्क लगता है। वहाँ साफ़ सुथरा, सफाई, सब कुछ मशीनरी, तो इसलिए फिर उनको आदत पड़ जाती है, वहीं वो वापस वहीं चले जाते हैं। पर फ़र्क ये है कि जो हिंदुस्तान में जो हमारी कल्चर है, जो प्यार है, रिश्तेदारी है, मोहल्ले में, अपने सोसाइटी में, जो आपस में कोई मुश्किल हो, मुसीबत हो, सब आ जाते हैं, वो बाहरले देशों में नहीं है। नहीं है सर, चलेगा नहीं, वो सिर्फ हमारे देश में है। तो अभी भी है, अभी भी है कि किसी को प्रॉब्लम आ जाए तो आस पड़ोस वाले साथ के साथ आ जाते हैं। बिल्कुल। बट कई बार होता है, हमने शहरों में भी देखा है, और शहरों में भी अगर ये प्रॉब्लम आती है कि कई बार आसपास के लोग हेल्प में आते ही नहीं है, बट बाहर तो ये चीज़ लोगों को ज़्यादा फेस करनी पड़ती होगी, क्योंकि वहाँ पे हर एक आदमी, हर एक इंसान बिजी इतना ज़्यादा है अपनी लाइफ में कि उसको किसी की लाइफ में इंटरफेयर करने का टाइम ही नहीं है। एक वो भी है, दूसरा है कि उनके पास वो फीलिंग नहीं है। वो फीलिंग, उनका लाइफ है मशीन की तरह हो गया, राइट। फीलिंग नहीं है वो। फीलिंग खत्म हो गई है कि जैसे रोबोट की तरह काम करना होता है ना, वैसे दुनिया वहाँ पे बस लगी हुई है, काम काम। यही नहीं पता पड़ोसी में 10 साल से कौन रह रहा है, कौन रह रहा है, सच में नहीं पता होता। बिल्कुल, कोई लेना देना नहीं है, लेना देना। अपना काम किया, अपने घर में बैठे सब। वो चीज़ है, वो हिंदुस्तान में जो है उसकी एक वो चीज़ है जो अभी भी बनी है। आप सर टीचिंग टाइम में कैसे वो सोशल वर्क के लिए कैसे टाइम निकाल स्कूल के बाद जाते थे हम? नहीं, नॉर्मली जो जैसे पैंडेमिक में तो छुट्टियां थी, ऑनलाइन क्लासेस थी, ऑनलाइन क्लासेस में चले गए, फ़ोन आता था। और भी जो है कि स्कूल हमारा 2 बजे तक ख़त्म हो जाता है, उसके बाद करते हैं सारा काम। हमारा एक और NGO है दकोली में, ओके, सीमा फाउंडेशन के नाम से है। ओके। वहाँ पे हमने बच्चे रखे हैं, बच्चे देखभाल कर रहे हैं। 50 से ज़्यादा बच्चे हैं, 52, ठीक है। मोस्टली गर्ल्स, ज़्यादातर लड़कियां हैं, जो लड़कियां घरों में काम करती थी। अच्छा, क्योंकि सोसाइटीज़, राइट, आपने सही बताया, यहाँ पे सोसाइटीज़ इतनी है, बाहर से लोग जॉब के लिए इतने आ चुके हैं, ज़ीरकपुर या डकोली के आसपास इतनी पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ रही है। वहाँ पे लोग, क्योंकि हर एक हस्बैंड वाइफ दोनों मैक्सिमम जॉब ही करते होते हैं, तो घर के काम के लिए वहाँ चाहिए होते हैं उनको। तो वो फैमिलीज ऐसी होती हैं जो अपने बच्चों को इतना टेक केयर नहीं कर पाती, ध्यान नहीं दे पाती, बच्चों को पढ़ा नहीं पाते प्रॉपरली। वो कहीं ना कहीं जाके जो काम आज पेरेंट्स कर रहे हैं, अगर उनकी प्रॉपरली टेक केयर ना हो, उनको प्रॉपरली गाइड ना किया जाए, तो फर्दर वो भी यही काम करेंगे जो पेरेंट्स कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर हमने उन बच्चों को अलग अलग स्कूल में डाला। अच्छा, गवर्नमेंट स्कूल या दूसरे, और उनका फीस दे रहे हैं, यूनिफॉर्म, स्टेशनरी,
प्लस 2 घंटे शाम को हर रोज़ 2 हमने टीचर रखे हैं अच्छा। जो उनको सारा होमवर्क करवाते हैं, पढ़ाते हैं। तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है? फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट। Free ये of कहाँ पे है आपका सर ये दकोली में है। डकोली में सेटअप जीरकपुर किया के पास, हुआ? हाँ जी। अच्छा अच्छा। तो वहाँ पे जो आपने स्कूल की फीस देते हो, जो बच्चे आते हैं, अप्रोक्सीमेटली कितने बच्चों को आप एक कहते हैं विद्या दान दे रहे हो? आप कितने बच्चों को विद्या दान दे 25 से ज़्यादा हैं जी। 25 से ज़्यादा बच्चे, और उनको सभी को मैनेज करने के लिए टीचर भी आपने प्रॉपरली हाँ जी, वहाँ हाँ पे जो सेवा निभा रहे हैं कि वो एज ए आपने? सेवा भी निभा रहे हैं। अच्छा अच्छा। एक को हायर भी किया हमने, कुछ देते अच्छा, हैं। आपने हायर भी किया हाँ। हुआ है और वो वहाँ पे 2 सेवा भी घंटे किया। आके पढ़ा के चले जाते हैं। अच्छा अच्छा। होमवर्क करवा दिया, लर्निंग करवा, क्योंकि हमारे पास हर एक क्लास के बच्चे हैं। राइट सर। आज के टाइम में ना हमारे, अगर हम अपने वर्ड की बात करें, अब इंडिया में खास करके एजुकेशन पे ना इतना ज़्यादा नहीं टेक केयर किया जाता, इतना ध्यान नहीं दिया जाता, जिसकी वजह से हमारे काफ़ी ऐसे लोग हैं जो पढ़ नहीं पाते सर, और ना पढ़े होने की वजह से उनको फर्दर आके उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि जैसे फॉर एग्जांपल अच्छी जॉब नहीं मिल पाती या कुछ ऐसे प्रॉब्लम उनको आती है। तो उस चीज़ को सर कैसे मैनेज किया जा सकता है? जैसे कि जो चीज़ आप कर रहे हो सर, एक्चुअल में ये काम गवर्नमेंट का है कि गवर्नमेंट को उन बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए सो दैट बच्चे अपने पैरों पे खड़े हो सके, बट वो काम आप कर रहे हो, आप उस चीज़ की टेंशन ले रहे हो। आपके मन में ऐसा क्यों आता है कि आपने वो काम करना है? एक्चुअल में तो वो काम सरकारों का है ना वैसे। ऐसे जो हम रियलिटी में देखते हैं, आस पड़ोस में जो हम देखते हैं, खासकर जो हमारे कॉलोनीज में हम, तो हम बच्चे देखते हैं कि बच्चे काम कर रहे हैं इस उम्र में, लोग घर में झाड़ू पोंछा कर रहे हैं, बल्कि जाने चाहिए उनको स्कूल में। तो बड़ी मुश्किल से पेरेंट्स को हम मनाते हैं कि सारी ज़िंदगी आपकी बेटी झाड़ू पोंछा करते रहेगी, उसको पढ़ाओ। तो वो कह रहे हैं पढ़ाने के बाद हमारे पैसे कहाँ हैं? तो फिर हम उनको स्कूल में दाखिल करते हैं, फिर उनका सारा खर्चा निकालते हैं। हमारे पास ऐसे 10 से ज़्यादा एक्स स्टूडेंट्स हैं बाहर, जो बच्चों की पूरे साल की 3 साल से 4 साल से उनकी फ़ीस, बस की फ़ीस, स्कूल की फ़ीस प्रोवाइड कर रहे हैं, और भी कोई मेडिकल। आपको सर इसमें क्या फ़ायदा होता है? हमें तो खुशी मिलती है, एक बच्चा पढ़ गया, पैरों पे खड़ा हो गया, ये हमें। पर वैसे सर अगर आप जैसी सोच हर एक इंसान की हो जाए, जिसको भगवान ने इतने लायक किया होता है कि वो ये काम कर सकता है, और ये अगर काम हर एक इंसान करने लग जाए, तो मेरे ख्याल से सर इंडिया में कोई भी बच्चा बिना पढ़ाई के ना रहे सर। बिल्कुल 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 जी। है बहुत है, हिंदुस्तान बहुत लोग भी हैं जो आगे आते, जो करते ही काम कर रहे हैं। पर ये और भी, और हम तो चाहते हैं कि और भी लोग आएँ जिनके पास पैसा है। सर जैसे कि आपने बताया कि आप एक एनजीओ रन कर रहे हो, क्या उसमें ऐसे भी आपके पास केस आते हैं जिसमें उसकी पेशेंट की लेग वगैरह कट जाए या अपाहिज कोई हो जाए? क्या ऐसे भी कुछ केस आते हैं आपके पास? हाँ, ऐसा है। अभी पिछले साल अप्रैल में हमारे स्कूल में ही अच्छा, एक पेरेंट का बच्चा एडमिट किया क्लास 1 में। ओके। तो वो बच्चे दोनों, हस्बैंड वाइफ दोनों के पैर नहीं हैं, वो पोलियो के शिकार हैं। अच्छा। और भगवान ने ऐसा किया कि उन दोनों को मिलाया, और वो भीख नहीं मांग रहे। उनके बच्चे की स्कूल फीस, वैन फीस, स्कूल फीस स्कूल दे रहा है, वैन फीस जो है वो रहते हैं देराबस्सी में, टेराबस्सी में। हाँ। ओके। तो वैन फीस जो 4,500 रुपये है, अच्छा। 4,500 रुपये, ओके। वो हम इकट्ठा करके दे रहे हैं। स्कूल के टीचर आपस में कंट्रीब्यूट नहीं, टीचर नहीं, बच्चे, एक्स स्टूडेंट्स। अच्छा, एक्स स्टूडेंट। एक टीचर भी हैं, 2 टीचर भी हैं, अच्छा अच्छा। वो भी कर रहे हैं, प्लस एक्स स्टूडेंट्स हैं। 1 साल से उसका वैन फीस दे रहे हैं। अच्छा अच्छा। और वो पेरेंट्स देराबस्सी की जो मार्केट हैं, मंडियाँ हैं, हाँ जी, मंडी है जहाँ भी लगती है, हाँ जी हाँ जी, उसमें वो चप्पल और जूते बेचते हैं रेडी में। अच्छा, मतलब खुद मेहनत करके घर को चला रहे हैं। मतलब नहीं तो बंदा कहता है कि नहीं मैं अपाहिज हो गया, वो मांग के अपने, मैक्सिमम हम देखते हैं कि जो मांगने वाले होते हैं वो कुछ काम कर नहीं पाते और उनको आदत पड़ जाती है एक मांगने की। उनको अगर बोले ना कि तेरे को कोई काम खोल के देते तो वो कहते हैं नहीं मैं कोई काम नहीं कर सकता, मेरे को ये मांगने वाला काम ईजी होता है, यहाँ पे मेरी दिहाड़ी ज़्यादा बन जाती है। और इस कपल की ये खासियत है कि उन्होंने वो कोविड में घर में खाना बना के लोगों को बांटा।
वाह, ग्रेट ग्रेट। मैंने सुना है एक ही सर, कमरा है, एक ही कमरा उनके पास। मैंने सुना है सर डेराबस्सी में है, क्योंकि मैं भी बोर्न बॉटम डेराबस्सी से हूँ, तो मैंने वो फैमिली को देखा है सर। अच्छा, वो काफ़ी मतलब उनके पास एक्टिवा थी सर। बिल्कुल। एक्टिवा के ऊपर उन्होंने खाना डिस्ट्रीब्यूट करना, वो बहुत बड़ी सेवा उन्होंने निभाई। नहीं तो लोगों के पास ना सर सब कुछ होते हुए भी लोग कहते हैं नहीं, जब मेरी लॉटरी लगेगी ना कोई 1-2 करोड़ की, मैं तब किसी के बारे में सोचूंगा। पर हर एक इंसान ये नहीं सोचता कि आज अगर वो 20,000 कमा रहा है ना, अगर 20,000 में से भी 10% 2,000 किसी जरूरतमंद के लिए निकालना शुरू कर देना, तो वो 20,000 को कब ज़्यादा बन जाने, कभी कभी 2 लाख बन जाएंगे, वो कोई टाइम नहीं पता नहीं होता सर। बट ये क्या है कि लोग इनिशिएटिव ही नहीं लेते, लोग चाहते नहीं है। हर एक इंसान सोचता है कि यार समाज ने ना हमारे लिए ये नहीं किया, देश ने हमारे लिए ये नहीं किया, सरकार ने हमारे लिए ये नहीं किया। क्या हमने सर कभी अपने आप से पूछा है कि हमने किसी के लिए क्या कुछ किया? बिल्कुल। बहुत दुनिया ऐसी है जो कर तो सकती है, पर उनके दिमाग में ये चीज़ आती नहीं है। वो कहते हैं छोड़ यार, हमारे करने से क्या हो जाएगा। अब जैसे कोविड में थे, कोविड में सारी दुनिया घर बैठी थी, गिने चुने लोग थे सर आप जैसे जो फील्ड में निकल के ज़रूरतमंद लोगों की हेल्प कर रहे थे। नहीं तो दुनिया तो बहुत थी, पर हर एक इंसान सिर्फ इसी चीज़ से था कि भगवान ये किसी तरह मेरा टाइम निकल जाए, किसी तरह ये मेरा टाइम निकल जाए, मेरे को कोविड ना हो जाए। उस टाइम सबको भगवान याद आ गया था। बट अब देखो, कहते हैं दुख में सारे भगवान को याद करते हैं, पर सुख में कोई नहीं भगवान को याद करता। कहते हैं अगर सुख में ही भगवान को याद किया जाए ना, तो दुख आता ही नहीं है सर। बिल्कुल। एक मैं बताना चाहूँगा कि लोगों को ये याद रखना चाहिए कि जब हम माँ बाप सेवा करते हैं, सारा जो ब्लेसिंग्स है, आशीर्वाद है, वो परिवार को जाता है, बच्चों पे जाता है, 7 पीढ़ियों तक जाता है, पूरी फैमिली। वो ऐसे होता है कि दुख के समय जो है वो जल्दी से निकाल देगा, बीमारी को जो उसको जल्दी से निकाल देगा, आने नहीं देगा। तो ये दुआएं हमें कमानी चाहिए। पैसा भी कमाओ, पर साथ में दुआएं भी कमाओ गरीब लोगों के, ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। कर्मों का कहते हैं ज़िंदगी में ना बहुत अहम रोल होता है सर। बिल्कुल जी। जैसे इंसान कर्म करता है वैसे ही फल भोगना पड़ता है। कहते हैं ना, एक इंसान जब किसी फसल का बीज लगाता है ना, अगर उसने कनक का बीज लगाया ना, तो वो ओबियसली बात है कि वहाँ पे कनक का बीज लगाया तो वो कनक की ही खेती होगी। वहाँ पे कनक का बीज लगाया तो ये नहीं कि वहाँ पे कोई गन्ना उगे, कनक ही उगेगी। सेम ऐसे ही सर कर्मों के ऊपर होता है। हम जैसे कर्म करेंगे, हम अगर अच्छे कर्म करेंगे तो उसका रिजल्ट हमें ओबियसली बात है आज नहीं 10 दिन बाद, 10 साल बाद हमें अच्छा ही मिलेगा। अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो वो उसका रिजल्ट भी बुरा होगा। पर जब इंसान ना आज के टाइम में बुरा कर्म जब करता है ना, इंसान सोचता नहीं है कि इसका मेरे को भुगतान भी देना पड़ेगा। कर्मों के ऊपर सर क्या कहते हो आप? कर्मों का कितना अहम रोल है जिंदगी में सर? सारा कुछ कर्मों पे है जी, सारा कुछ कर्मों पे है। जैसे जैसे हम कर्म करेंगे अच्छे बुरे, मैं तो ये कहता हूँ कि जो आत्मा जो है, जो हमारे इंसान आत्मा है, वो एक सुपरसोनिक कॉस्मिक कंप्यूटर है। सारा कुछ रिकॉर्ड कर रही है। हम कह रहे हैं कि कोई देख नहीं रहा, कोई देख नहीं रहा, अंदर वो सारा कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है। उस हिसाब से जो हमें अगला जन्म होता है, राइट, इस जन्म में भी जो होना है और अगला जन्म उस हिसाब से होता है जो हम कर्म करते हैं, अच्छे बुरे जो बस। और वो इतना सिस्टमेटिकली होता है, वो भगवान का बनाया होता है कि उसी हिसाब से हमें भरना पड़ता है अगले जन्म में। तो जरूरी होता है सर कि अगला जन्म होना ही होना है। कि कई बार हमें भगवान ने, अब सर कितनी जातियाँ प्रजातियाँ हैं कि मैंने ये सुना है कि 84 लाख जूनियों के बाद एक इंसान का मिलता है जीवन। क्या ऐसा हो सकता है कि इंसान के जीवन के बाद इंसान मुक्त हो जाए? कोई ऐसा तरीका होता है? बिल्कुल। ये जो होता है, जब ये आत्मा शरीर को छोड़कर जाती है ऊपर। हाँ जी, हाँ जी, ये मैं किताबें में पढ़ा है, मैंने काफ़ी किताबें पढ़ी। हाँ जी। ऊपर पेरेंटल सोल्स होते हैं, पेरेंटल आत्मा। ओके। वो जांच पड़ताल करने के बाद उस हिसाब से, इसके कर्म के हिसाब से इसको कहाँ पैदा होना चाहिए। वो उस ज़्यादातर परिवार के और मोहल्ले के वहीं वो जाता है। तभी हम बोलते हैं बच्चा पैदा होता है, ये तो मामा जी ताया जी के ऊपर गया है, ये दादे के ऊपर गया है, बच्चे को देखे। तो ऐसे हमारा जब तक हमारा उसको वो प्योरिटी हो, आत्मा को हमें प्योरिटी मिले, सारे पाप धुल जाएं, तब तक वो हमें जन्म मिलता रहेगा। अब जैसे हमारे गुरुज हैं, हाँ जी, आपने देखा वीडियो में वे प्रचार करते हैं, ये उनका आखिरी जन्म होगा, क्योंकि वो उस लेवल में पहुंच गए। अब उनका फिर जन्म कहीं और होगा, ये हमें पता नहीं। जैसे आप गूगल में भी सर्च करो, लोग गूगल में सर्च करें, हमारे ब्रह्मांड में
2 ट्रिलियन हम्म 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज हैं। राइट। एक गैलेक्सी में 1000 सोलर सिस्टम्स हैं। हम्म हमें कुछ नहीं पता। कुछ नहीं पता। मेरे हिसाब से, खैर लोगों के अपने विचार होंगे, मेरे हिसाब से ये है कि कोई ऐसा इंसान है नहीं धरती पे जो भगवान को जानता है कि कौन है। बस हमें पता है कि शक्ति है, एक यूनिवर्स पावर पावर है। और वो पावर को कैसे इंसान फील ही कर सकता है इस चीज़ को। हाँ जी। उसका क्या तरीका है सर, कैसे फील किया जा सकता है उस चीज़ हमारे में जो महत्व चीज़ होनी चाहिए, भगवान पे विश्वास, को? वो नहीं है। वो नहीं है बिल्कुल। और उसका लेवल है, कितना लेवल है, कितना विश्वास है, 2%, 10%, उस हिसाब से जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें विश्वास है जो हम प्रार्थना कर रहे हैं भगवान हमने सुन ली और करेगा, पूरा होगा। वो विश्वास होना चाहिए। ये सब इंसान को वो विश्वास को अंदर उन्होंने परिवर्तन करना है, ऊपर लेके आना है, स्ट्रांग बनाना है स्ट्रांग बनाना है कि यहाँ विश्वास है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि देखो इंसान के बाद कौन सी जाति में हमें पैदा हो कुछ नहीं पता, क्या पता कोई जानवर बन के आए, कर्मों के ऊपर ही डिपेंड होता है सर सब कुछ। इसीलिए जो हमारे बुजुर्ग लोग कहते हैं अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म करो। अच्छे कर्म करो। जहाँ तक मैंने सुने कहते हैं कि जो इंसान की जामा मिला है ना सर, इंसान का जामा, एक हम छत पे चढ़ते हैं ना तो छत पे चढ़ने के लिए स्टेयर होती हैं, वो जो इंसान का जामा है ना वो लास्ट स्टेयर है। लास्ट स्टेयर अगर हमने अच्छे तरीके से क्रॉस कर ली तो हम छत पे पहुंच जाएंगे। अगर हम उस स्टेयर पे कुछ हमने गड़बड़ कर दी, कुछ गलत काम कर लिए, हमारा पैर फिसल जाए, हम आखिर आके किस स्टेयर पे गिरे वो हमें नहीं पता होता सर। कौन सी जाति में हम जन्म हो, इतनी 84 लाख जूनिया सर, 84 लाख जूनियों के बाद अगर हमें इंसान का जन्म मिला है, अगर इस जन्म में भी हमने अच्छे कर्म ना किए, इस जन्म में भी अगर हमें अपने श्वासों की कदर ना की, तो सर मेरे ख्याल से तो ये बहुत बड़ी अपने आप से विश्वासघात होएगा ये हमारा। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने जी, सहमत हूँ आपसे। टीचर का बहुत अहम रोल होता है सर हर एक इंसान की लाइफ में। मेरी लाइफ में भी बहुत ऐसे टीचर हैं जिनकी बदौलत आज मैं यहाँ पे हूँ सर जी। तो टीचर का बहुत अहम रोल होता है सर। तो आप सर एज ए टीचर लास्ट 37 ईयर से एक स्कूल में आप मैथ के टीचर हो सर, कैसे कैसे बच्चे को फेस करना पड़ता है आपको, क्योंकि बच्चे क्लास में शरारते भी होते हैं, इनोसेंट भी होते हैं, कैसे कैसे बच्चे होते हैं सर क्लास में? ये माँ बाप को समझना चाहिए कि जो टीचर जो है, अगर ले लो लगभग 40 बच्चे हैं, 40 बच्चे 40 अलग परिवार से आते हैं। राइट। पहले उनको संभालना, हाँ जी। फिर उनको पढ़ाना, और 35 मिनट में उनको संभालना भी है, पढ़ाना भी है, बिल्कुल सिलेबस भी ख़त्म करना है। तो टीचर के लिए बड़ा मुश्किल काम होता है। पर हम ये चाहते हैं कि हमें टीचर मुश्किल होता है, बट उनको टीचर, एक अध्यापक या अध्यापिका को देखना पड़ता है कि किसी बच्चे में कोई कमी होगी, कोई कमज़ोर होगा, हमें उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान करना है। ऐसे भी केस आते हैं जिसमें परिवार में झगड़े हो रहे हैं, असर बच्चे के ऊपर दिमाग पे पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा पड़ता है सर इस चीज़ तो का। हमें जब हम बच्चे को लेके बातचीत अलग से पूछते हैं तब पता चलता है कि घर में माँ बाप में बहुत झगड़ा चल रहा है। वो झगड़े से बच्चा पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पा रहा, टेंशन उसको वो है। तो ये सब हमें देखना पड़ता है। पेरेंट्स को सर क्या आप मैसेज देना चाहते हो? क्योंकि ना आज के टाइम में हर एक पेरेंट्स कहता है कि नहीं मेरे बच्चे के ना जो नंबर है वो 99 100 आए नंबर, बट वो ये नहीं देखते कि कहीं ना कहीं बच्चे के ऊपर ओवर बर्डन आ रहा है। आज के टाइम में ये चीज़ बच्चों को बहुत फेस करनी पड़ती है। आजकल ऐसा सिस्टम हो गया कि बच्चों के ऊपर बर्डन तो है ही है, पढ़ाई का भी है, ऊपर से स्कूल के बाद ट्यूशन का भी है। राइट। माँ बाप कहते हैं नंबर पूरे चाहिए। अब माँ बाप को ये देखना चाहिए कि हमारे बच्चे में क्या काबिलियत है। ज़रूरी नहीं पढ़ाई हो, ज़रूरी 90% आनी चाहिए, 70% आ जाए, पर हो सकता है उसमें कोई और कला हो, टैलेंट हो, गाने का, आर्टिस्ट का, कुछ और भी हो सकता। वो हम माँ बाप को देखना पड़ेगा और उस लाइन में उसको लेके जाना पड़ेगा। राइट। क्योंकि देखो आज सलमान खान को पूरी दुनिया जानती है, पर किसी को ये नहीं पता होगा कि उसके 10th में कितने नंबर आए थे। किसी को नहीं पता होगा इस चीज़ का। विराट कोहली की अगर बात करें तो उसको आज सारी दुनिया जानती है, ओवरऑल वर्ल्ड जानता है, पर किसी को नहीं पता होगा कि उसके कितने नंबर आए थे। हाँ, आज के टाइम में क्या है कि नंबरों के ऊपर बच्चा डिपेंड होता है कि इतने नंबर आए तभी पेरेंट्स को लगता है कि हाँ बच्चे की पहचान होएगी अलग। बट उसकी जो मेन कला है, उसको किस चीज़ में उसका ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है,
उस चीज़ को लेके पेरेंट्स बच्चों के साथ टाइम ही नहीं स्पेंड करते, क्योंकि मैक्सिमम टाइम हम देखते हैं आज के टाइम में बच्चे स्कूल में गए, स्कूल के बाद खाना खाने के बाद साथ के साथ ट्यूशन, ट्यूशन के बाद आके होमवर्क किया, रात को सो जाना, सुबह वही लाइफ ऐसे ही चल रही है। इतनी मतलब जो हम सोचते थे कि लाइफ स्टडी के बाद बिजी होती थी, आज के टाइम में बच्चों की स्टडी इतनी टफ हो गई है कि स्टार्टिंग से ही थर्ड फोर्थ लेके फर्दर आगे जब तक बच्चे स्टडी करते हैं, इतना बर्डन आ गया आज के टाइम में। उस चीज़ को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं सर? पेरेंट्स जो आजकल देख रहे हैं कि बच्चा संभल नहीं रहा, फौरन मोबाइल पकड़ा दिया, कार्टून देख लो, गेम खेल लो, पेरेंट्स फ्री, बच्चा मस्त। बिल्कुल वो चीज़ नहीं होना चाहिए। आप पहले था कि अगर एक क्लास में 1 या 2 बच्चों की ऐनक लगी थी, आजकल 15 बच्चों की ऐनक लगी है। किस लिए? एक तो उसके पैंडेमिक टाइम पे ऑनलाइन क्लास, उसके बाद आदत पड़ गई, अब वीडियो गेम्स। ये पेरेंट्स को थोड़ा इसमें ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें काफ़ी केसेस फ्रॉड भी आ रहे हैं, ड्रग्स के, ब्लैकमेलिंग के। जो बच्चा जो देख रहा है वो आदमी वो नहीं है जो बोल रहा है, कोई और है। बाद में फिर ब्लैकमेलिंग होती है। काफ़ी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में बच्चों ने खुदकुशी कर ली है, राइट। इस चक्कर में पेरेंट्स को ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स बच्चों को प्रॉपरली टाइम ही नहीं दे पाते। पेरेंट्स अपनी लाइफ में बिजी हैं, बच्चे अपने लाइफ में बिजी हैं, और जब बच्चों के ऊपर ओवर बर्डन आ जाता है वो किसी को बता सकते नहीं है, किसी को प्रॉपरली बताएं भी किसको। एक पेरेंट्स ही होते हैं सर जिनके साथ बच्चा खुल के डिस्कशन कर पाता है, जो उसको अच्छी तरह समझ सकते हैं। पर अगर वो नहीं समझते तो फिर कहीं ना कहीं बच्चा फर्दर आके गलत डिसीजन ले लेता है। आज के टाइम में डिप्रेशन, कहते हैं डिप्रेशन, आज थर्ड फोर्थ के बच्चों को इतना डिप्रेशन हो जाता है स्टडी को लेके कि हाय मेरे नंबर कम आ गए, मेरे को ना पक्का घर से मार पड़ेगी। बता रहा हूँ आपका किस्सा। हाँ जी। एक लड़की अपने माँ, बड़ी लड़की अपने माँ को जाके बोलती, मम्मी मामा जी गलत जगह हाथ लगा रहे हैं मेरे। मम्मी बोलती, क्या बोल रहे हो, मामा जी है। मामा जी, हाँ। और उसको इग्नोर कर दिया। हाँ। वो लड़की इसके पास जाएगी। राइट। एक ही है जो सबसे नज़दीक, हाँ। माता जी। माता जी ने उसको इग्नोर कर दिया, वो कहाँ जाएगी लड़की? कहाँ जाएगी? वो आदमी ने और उसका एडवांटेज लेना शुरू कर दिया, बाद में खुदकुशी कर ली। बिल्कुल। और ये केस सर अपने इंडिया में बहुत आते हैं ऐसे चीज़ कि ऐसे बच्चों के साथ मिस हैपनिंग होगी, ऐसे बहुत केस आते हैं। बट कहीं ना कहीं लगता है कि वहाँ पे पेरेंट्स की भी गलती होती है, कि पेरेंट्स को आज के टाइम में तो अभी चलो स्कूल में एडवांस हो गए हैं काफ़ी हद तक कि बैड टच गुड टच बच्चों को स्टार्टिंग से ही LKG से ही उनको गाइड किया जाता है कि क्या बैड टच है, क्या गुड टच है। तो कहीं ना कहीं बच्चों को गाइड किया जाता है। बट कुछ पेरेंट्स हैं फिर भी ऐसे जो बच्चों की ना इस बातों को इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से ये मिस हैपनिंग के केसेस आते हैं और फिर फर्दर पूरी लाइफ खराब हो जाती है। एक और केस बता रहा हूँ आपको। एक लड़की ने अपने मम्मी को बोला, मेरा भाई, उसके डैडी कहीं और पोस्टेड थे, ओके, कोई और से दूर, मेरा भाई मुझे गलत जगह में हाथ लगा रहे हैं। अच्छा। मम्मी ने इग्नोर कर दिया। और लड़की कहाँ जाए, सगा भाई। तो मतलब ऐसे बहुत रेयर केस होते हैं, पर हमें पेरेंट्स बहुत केयरफुल रहना चाहिए, और बच्चों से ऐसे दोस्ती करो कि वो सारा कुछ बताएं, छुपाए ना। एग्जैक्टली। क्योंकि ना बच्चे सर एक टाइम ऐसा आ जाता है कि बच्चे ना सहारा ढूंढते हैं। बच्चे चाहते हैं कि मैं कोई एक ऐसा शख्स हो जिसको मैं अपनी अच्छी बातें भी बता सकूं, मैं अपनी बुरी बातें भी बता सकूं। अगर पेरेंट्स टाइम नहीं दे पाते बच्चों को, पेरेंट्स फिर बाहर ढूंढते हैं कोई ना कोई सहारा। जब बाहर ढूंढते हैं तो दुनिया इतनी ख़राब है सर कि उस चीज़ का लोग फ़ायदा उठाते हैं। बिल्कुल। आज के टाइम में हम देखते हैं कि गर्ल्स बॉयज़ दोनों में ये प्रॉब्लम आती है कि गर्ल्स को पेरेंट्स ने नहीं सपोर्ट किया तो वो बाहर देखते हैं। बाहर आज के टाइम में छोटी छोटी उम्र में हम देखते हैं कि मिस हैपनिंग हो जाती है। हाँ, उस स्कूल में मिस हैपनिंग होगी, फलाने स्कूल में मिस हैपनिंग होगी। छोटी छोटी जो हम पहले सुनते थे कि हाँ नहीं कॉलेज वगैरह में होती थी, वो आज के टाइम में सर 7th 8th क्लास के बच्चों में वो मिस हैपनिंग होने लग जाती है। तो उस चीज़ को सर कंट्रोल करना आज के टाइम में मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल जी। नहीं तो कहते हैं ना कि कलयुग एक ऐसा आएगा कि
12 साल की बच्ची भी नानी बनेगी और छोटे छोटे बच्चे भी माँ बनेगी। वो रियल टाइम हमने देखा है सर, ऐसे हो रहे हैं, इंसिडेंट हो रहे हैं, उसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा जरूरी है ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है जी। पेरेंट्स को टाइम स्पेंड करना चाहिए बच्चों बिल्कुल, के साथ। बिल्कुल। और ज़रूरी नहीं कि स्टडी का इतना बर्डन डाल दें कि कहीं ना कहीं वो गलत स्टेप लेने को मजबूर हो जाएं। बिल्कुल जी। क्योंकि एक तो स्टडी आज के टाइम में सर पहले ही बहुत ज़्यादा टफ है, और ऊपर से ओवर बर्डन जब बच्चे हो जाते हैं तो वो गलत स्टेप ले लेते हैं, क्योंकि लाइफ इतनी ज़्यादा बिजी होते हैं बच्चों को सर। अब पहले टाइम में हम देखते थे कि बच्चों को खेलने का टाइम होता था कि हाँ ठीक है ट्यूशन से आके शाम को थोड़ा बहुत खेली, बट आज के टाइम में बच्चों की ही लाइफ आपको नहीं लगता कि इतनी ज़्यादा बिजी हो गई है कि उनको टाइम ही नहीं मिल पाता खेलने का? बिल्कुल है कहीं ना कहीं बिल्कुल, सर इस बिल्कुल, हाँ चीज़ इस चीज़ को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? पेरेंट्स एज ए पेरेंट्स हम उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं सर? उनका प्लान करना पड़ेगा, टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। कब उन्होंने टीवी देखना है, खेलना ज़रूरी है, फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है सर। बहुत ज़रूरी है। और ट्यूशन के हिसाब से देखना चाहिए कि भी रोज़ ना भेजें, हफ्ते में 3 दिन भेज दें, बाकी दिन खेलने दो। बाकी चीज़ भी हैं, खेलने के अलावा भी काम करने में, उसके भी करो। तो पेरेंट्स को प्लानिंग करना पड़ेगा। पेरेंट्स को बच्चों को टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेरेंट्स को कम से कम रोज़ नहीं तो हर दूसरे दिन आधा घंटा बैठना पड़ेगा उनके साथ। और कुछ पेरेंट्स तो मैं देखे ऐसे हैं कि वो कहते हैं कि हाँ मैंने ट्यूशन डाल दिया, मैं स्कूल्स के बाद ट्यूशन डाल दिया, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म, मैं अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दे रही हूँ कि मैंने ट्यूशन डाल दिया, सब कुछ कर दिया। पर उनको ये नहीं पता होता कहीं ना कहीं इससे बच्चा ओवर बर्डन हो रहा है सर। ओवर बर्डन होने की वजह से वही बच्चा कब तक एक चीज़ को दिमाग में बिठा के रखेगा? कोई भी चीज़ है ना ट्रिगर करती है सर माइंड में, बिल्कुल। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करती है फर्दर आगे। तो आपके स्कूल में भी सर ऐसा कुछ होते हैं इंसिडेंट? होते जी, हर एक स्कूल में ऐसे हैं। ये तो हाँ, ये पेरेंट्स को टीचर से मिल के चलना पड़ता है, मिल के। जब टीचर बताता है कि मैम आपके बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम है, थोड़ा ध्यान दो, थोड़ा टाइम दो, तो देना पड़ता टाइम। पेरेंट्स मीटिंग में हाँ जी। सभी जो डिस्कशन होती है हाँ जी। उसमें प्रॉपरली पेरेंट्स को गाइड किया जाता है उसके बिल्कुल, बच्चे के प्यार से बताया जाता है कि ये चीज़ है, यहाँ आपने ध्यान रखना ज़्यादा। मैक्सिमम सर बच्चों में किस चीज़ की प्रॉब्लम आती है कि टीचर भी वही डिमांड करता है, पेरेंट्स भी वही डिमांड करता है कि हमारा बच्चा एक डिसेंट हो, हमारे बच्चे के नंबर है 95 से अबव आए, तो क्या बच्चे पेरेंट्स की इस बातों पे खरे उतर पाते हैं सर? नहीं, हर एक नहीं, उनके काबिलियत पे डिपेंड करता है। हो सकता है उनकी काबिलियत उतना ही है कि 70 लाएं, किसी और चीज़ में माहिर हो, कोई और कला उनकी, तो ये पेरेंट्स को समझना चाहिए और उस हिसाब से उनको बैलेंस करना पड़ेगा। और ये उम्मीद नहीं रखना पड़ेगा हमारा बच्चे को 95 से ज़्यादा मिलनी चाहिए, वो नहीं, ज़रूर नहीं। और हमने जो बड़े बड़े कलाकार देखे हैं उनका एजुकेशन देखो। सही बात है। तो बिल्कुल। भगवान ने हर एक बच्चे को एक कला दिया है, तो पेरेंट्स ने पता लगाना है कि मेरे बच्चे में कौन सी कला है, उस कला को पहचानना है बहुत, और उस हिसाब से उसके ऊपर ज़्यादा टाइम देना है, ये चीज़ है। बिल्कुल। आप सर बच्चों को मैथ पढ़ाते हो, कितने दिन में, मतलब कौन सी क्लास तक आप मैथ पढ़ाते हो? मैं 6-7 तक पढ़ाता हूँ, अभी तो मैं 6th पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, वैसे 7 तक आराम से पढ़ाता हूँ। 7 तक? हाँ, आगे फिर मैं लेना नहीं चाहता क्योंकि उसमें पढ़ना पड़ता है। अच्छा, ये बिना पढ़े, अच्छा, मतलब अच्छा, बिना पढ़े तो ये मुझे, क्योंकि मेरे और भी हैं, मेरे स्कूल में जिम्मेदारी और भी दी है और भी मुझे। responsibility भारत स्काउट्स एंड गाइड्स में देख रहा हूँ, ओके। और इंटैक्ट क्लब है एक। वो क्या है सर इंटैक्ट क्लब? ये इंडियन नेशनल ट्रस्ट ऑफ आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज। ओके। ये 700 से ज़्यादा स्कूल हैं इस क्लब में, इंडिया में, भारत में। ये बच्चों को सिखाते हैं कि मूवीज़ कैसे बनाना, 3 मिनट का मूवीज़ बनाना होता है। अच्छा। वर्कशॉप लगती है, वहाँ से लोग आते हैं, दिल्ली मुंबई से। कहाँ पे ये लगती है वर्कशॉप? हर स्कूल में, अपने चंडीगढ़ में चंडीगढ़ में आएंगे, अम्बाला में अम्बाला, दिल्ली में दिल्ली जाएंगे, वो आते हैं, हर एक सिटी में सिखाएंगे, वो वर्कशॉप लगाएंगे कैसे फिल्म बनाना है। और फिल्म बनाना है जो हमारी पुरानी जो इमारतें हैं जिनको लोग भूल गए हैं, जो गिर रहे हैं, उनके ऊपर बनाना है कि लोगों को जागरूक करें कि ये हमारी देखो कितनी, जैसे कुतुब मीनार हो गया या कुछ और हो गया, 4 कि भी ये हमारी हिंदुस्तान की एक अहम चीज़ है, इसको संभालना पड़ेगा। लोगों को पता ही नहीं, ऐसे काफ़ी और चीज़ें हैं तो ये बनाते हैं। तो इसमें भी है, प्लस डिसिप्लिन देखता हूँ, पूरे स्कूल का डिसिप्लिन भी देख रहा हूँ। ओके। हाँ जी, हाँ जी।
वैसे तो इसलिए आप सेंट स्टीफन स्कूल में हो, स्टीफन में तो वैसे ही डिसिप्लिन मैंडेटरी है सर, बहुत ज़्यादा होता हाँ जी, है। हाँ आजकल के टाइम में तो स्कूल में बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन मस्ट होता है। पेरेंट्स भी बच्चे को उसी स्कूल में डालते हैं जिसमें फर्स्ट प्रायोरिटी डिसिप्लिन हो, बिल्कुल बिल्कुल जी। तो वो बहुत ज़्यादा वो भी जरूरी बड़े होता है। प्यार से संभालना पड़ता है, हैंडल प्यार करना से पड़ता संभालना है, पड़ता है। आज सख्ती से नहीं। पहले पहले क्या होता था कि पहले होता था बच्चों को मार भी सकते थे टीचर, पर आज के टाइम में तो बच्चों को हाथ ही लगाए तो साथ के साथ पेरेंट्स से कहते हैं कि आपने हमारे बच्चे को मार कैसे दिया। हाँ जी, हाँ। मेरे टाइम में ये होता था स्कूल में कि मेरे ही पेरेंट्स कहते थे बच्चे को दो लगाए करो ये तभी सुधरेगा, पर आज के टाइम में पेरेंट्स कहते हैं आपने बच्चों को मार कैसे दिया, आपने मेरे बच्चे को हाथ कैसे लगा दिया। हम पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि बच्चे को स्ट्रांग बनाना है। आगे की दुनिया जैसे आने वाली है उसको उसको सहन करने के लिए, मुकाबला करने के लिए स्ट्रांग बनाना है, नाजुक नहीं बनाना। नाजुक नहीं बनाना। गिरने तो गिर गया कोई बात नहीं, उठ जाएगा, चोट लगी लगने दो, स्ट्रांग बनेगा उसको पता तो है। सही बात है, ये ज़रूरी है। बिल्कुल। ये नहीं कि उसको हर एक चीज़ से बचाए फिर उसे वो नाजुक हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी, बहुत अहम बात है। बिल्कुल। स्ट्रांग बनाना है। बिल्कुल स्ट्रांग सिर्फ बादाम खा के ही नहीं हो सकता बच्चा। बिल्कुल ठीक है। नहीं, ये जिंदगी में ठोकरें, प्रैक्टिकली कहते हैं ठोकरें लगनी बहुत ज़्यादा जरूरी हैं जो इंसान को स्ट्रांग बनाती हैं। आज के टाइम में लोग सोचते हैं कि मैंने बादाम खा लिया अकल आ जाए, बादाम खाने से अकल नहीं आती, अकल धक्के खाने से आती। प्राइवेट स्कूल में असेंबली लग गए, हाँ धूप में, गर्मियों में, हाँ हाँ। 10-12 5-6 बच्चे बेहोश जाते हैं। अच्छा, गवर्नमेंट स्कूल में उनको 2 घंटे खड़े कर रखो, कोई हिलता में नहीं है। सही बात है। आप परोठे खाते हैं चाय के साथ, पानी के साथ, गर्म पानी। यहाँ वो चीज़ नहीं ना, परोठे तो खाते हैं, सब्जी तो खाते ही नहीं। सब्जी तो मना ही होगी, खाते छोटे छोटे। वही है, कहीं ना कहीं ये पेरेंट्स की है सर गलती इस चीज़ के बिल्कुल, ऊपर बिल्कुल। कि बच्चों को एक प्रॉपरली अच्छी परवरिश नहीं दे पाते, प्रॉपरली डाइट नहीं मिल पाती। आज के टाइम में बच्चों को बर्डन इतना ज़्यादा हो गया है, पर बर्डन के अकॉर्डिंगली उनको डाइट नहीं मिल पाती। ये बहुत ज़रूरी है जी। ज़रूरी है ना। और सर आज के टाइम में एक मेरा छोटा सा क्वेश्चन था, जो आप सर ढकोली में जो आप एनजीओ रन कर रहे हो, अगर उसमें कुछ पेरेंट्स जो बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं बट उनके पास सोर्स नहीं है, उनके पास पैसे नहीं है अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देने के लिए, क्या वो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं? करते हैं जी, करते भी हैं, कर सकते हैं। अच्छा, कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, कहीं से भी हो। हाँ जी, वो वो जम्मू में देख रहे एक परिवार को। अच्छा, मतलब यहाँ बैठ के जम्मू में भी आप सेवा कर रहे हो? पहले यहाँ थे, उनकी 26 सेक्टर में छोटी सी फलों की दुकान थी। ओके। फादर की कोविड में डेथ होगी। अच्छा। वो लड़की शॉपिंग स्कूल में थी, तो मुझे जानती थी। कोई आया नहीं उनके आगे, वो उनको सब कुछ छोड़ के जाना पड़ा, कर्ज में थे। नानी के घर जम्मू, वहाँ भी ज़रा मुश्किल थी। तो उन्होंने अपनी टीचर से फ़ोन किया चंडीगढ़ कि मैं कोई है जो मदद कर सकता है। तब उन्होंने मेरा नंबर दिया कि इसको तुम जानते हो, थे भी थे। शॉपिंग स्कूल मैंने 3 साल पढ़ाया। अच्छा अच्छा अच्छा। डिसिप्लिन देखता। अब 4 साल से उनके बड़े बेटी की तो शादी भी की है हमने, मतलब उसमें भी हमने योगदान दिया है। ओके। शादी भी कर। छोटी बेटी पढ़ रही है, 4 साल से उसका सारा स्कूल फीस, वैन फीस, यूनिफॉर्म, बुक, सब कुछ हमारे एक स्टूडेंट है यूएसए में। जहाँ तक मैंने देखा सर, आपके जो स्टीफन के एक्स स्टूडेंट हैं उनकी आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहती है सर। बिल्कुल जी, पूरा सपोर्ट। पूरा सपोर्ट। वो मतलब एज ए सिर्फ सोशल मीडिया ही आपको आपके साथ कनेक्ट है या और भी कोई वे है जिससे? नहीं, वो शुरू से कनेक्टेड है मेरे। शुरू से कनेक्टेड है। मतलब आप 37, ओबियसली बात है कि 37 ईयर्स आपको उस स्कूल में हो गए, तो वो बच्चे जो पढ़ के आज किसी ना किसी हाई पोस्ट पे होंगे, बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो आपके साथ कनेक्ट है, जिसकी वजह से आपका ये एनजीओ रन हो रहा है। उनकी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहती है, जिसकी वजह से आप इतने ज़्यादा लोगों की हेल्प कर पा रहे हो। मैं वाकई वैसे दिल से शुक्रिया हूँ सर उन बच्चों का, उन आपके एक्स स्टूडेंट, स्टीफन के एक्स स्टूडेंट का, जिनकी वजह से इतने लोगों का इंडिया में बैठे भला हो रहा है सर। मुझे कभी फ़ोन आते हैं, अच्छा सर इस महीने कोई ज़रूरत है। वाह, क्या बात। मैं और होता है उस वक्त मैं प्रेयर करता हूँ कि भाई कोई मिल जाए, अपने आप फ़ोन आते हैं। हाँ जी सर, मैं ये बोल रहा हूँ इस महीने कोई ज़रूरत है, कुछ कर सकते हैं। क्या बात है। फ़ोन करते हैं। तो सर देखो, आप कितने लकी हो कि आपके द्वारा दी गई शिक्षा के, जिन बच्चों को आपने शिक्षा दी, वो बच्चे आज इतने हाई लेवल पे पहुंच गए हैं कि वो लोगों का भला करते हैं। अच्छा फील होता है सर। बहुत 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 खुशी मिलती है। इस ज़माने में किसी से 500 रुपये मांग के देखो आप। बिल्कुल। वो 10
बहाने बनाएंगे और आपसे मांग लेंगे उल्टा, आप उसको दे देना मुझे। और यहाँ लोग इतने खुले दिल से सेवा कर रहे हैं, हमारे स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, टीचर्स भी हमारे बाहर, वो भी बोलते हैं कि ये इतना मैं मेरी तरफ से, जब वो मैं पोस्ट देखते हैं तो कहते हैं ये मेरी तरफ से, ये मेरी तरफ, बताओ जी अकाउंट नंबर दो, कहाँ दान है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया सर। मतलब ऐसे ही देखो, कहते हैं ना, कोई भी इंसान अकेला सबका भला नहीं कर सकता, अगर सब रल मिल के बहुत लोगों का भला कर सकते हैं। तो अगर ऐसी सोच के और लोग हो जाए ना सर इस समाज में, तो बहुत लोगों का एक हाई लेवल पे भला हो सकता है। क्योंकि कोविड टाइम में देखो, सोनू सूद जैसे एक ऐसे एक्टर थे जिन्होंने बहुत लोगों का भला किया सर, बहुत लोगों को अपने घर तक पहुंचाया, और किसी सेलिब्रिटी का नाम ही नहीं आया सर। देखो तो आप, सोनू सूद जी ने इतनी हेल्प की लोगों की, मतलब वो मेरे ख्याल से घर टिक के नहीं बैठे थे, जहां उनको लगता था कि इस फील्ड में हेल्प की ज़रूरत है वो जरूर निकल आते थे। बट और सेलिब्रिटी जिनके पास उनसे भी ज़्यादा पैसा था, वो निकल के ही नहीं आए बाहर कोविड टाइम में। जैसे अभी आपने बताया, लोगों के पास पैसा होता है पर साथ साथ में दिल भी होना चाहिए। बिल्कुल सर। कितनी बार हुआ है कि लोग चाहते भी नहीं करते हैं, होने के बावजूद भी नहीं करते, इंतजार करते कोई और कर दे। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। राइट। कई खासकर कोविड के टाइम में भी बहुत लोगों ने आगे भी आए करने, बहुत लोग पीछे रह गए, नहीं आए आगे, अपने बारे में सोचते रहे, दूसरे के बारे में नहीं सोचा। ये ऐसे भी होना चाहिए, दिल भी होना चाहिए। बिल्कुल सर। आज के टाइम में ना इंसानियत को जिंदा रखना है, तो 5-7 लोगों से इंसानियत जिंदा नहीं रहेगी। उसके लिए सबको अपना 10% तो एटलीस्ट देना पड़ेगा। हम नहीं कहते कि 100% दें, एटलीस्ट हर एक इंसान को ना इंसानियत को ज़िंदा रखने के लिए 10% तो ज़रूर देना चाहिए। जी। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस देश में जिस हिसाब से गलत काम हो रहे हैं, वहाँ पे कहीं ना कहीं अच्छे भी हो रहे हैं। लोगों को अच्छे काम को सपोर्ट करना चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ना आज के टाइम में अच्छे काम को लोग सपोर्ट नहीं करते और गलत काम को ज़्यादा वायरल करते हैं। कि किसी बच्चे ने अगर माँ बाप को घर से निकाल दिया ना, तो वो वीडियो सोशल मीडिया पे इतनी ज़्यादा वायरल हो जाते हैं कि देखो कि सब लोग बातें करते हैं कि देखो बच्चे ने पेरेंट्स को घर से निकाल दिया। अगर वही बच्चा अपने पेरेंट्स को बचाने के लिए, कहीं इलाज के लिए उसके पास पैसे ना हो और वो बच्चा किसी से हेल्प मांगे, तब लोग हेल्प नहीं करते। तो उस चीज़ को, इंसानियत को जिंदा रखना आज के टाइम में हर एक इंसान का फ़र्ज है। बिल्कुल। क्योंकि सब मिलके ही देश का भला कर सकते हैं। अकेले मोदी जी चाहें वो अकेले नहीं देश का भला कर सकते, उसके लिए हम सबको उनका साथ देना पड़ेगा, तभी वो भला हो पाएगा। बिल्कुल। तो सर आज के टाइम में हम ये देखते हैं कि बच्चे ना स्टडी करते हुए बच्चे फर्दर अपनी क्या एम इन लाइफ है वो डिसाइड ही नहीं कर पाते। तो उस चीज़ में कैसे हम बच्चे उस चीज़ का मतलब सोच सकते हैं कि उन्होंने फर्दर किस लाइन में जाना है, फर्दर क्या स्ट्रीम लेनी है, उस चीज़ के ऊपर आपकी क्या राय है सर? ये माँ बाप को डिसाइड करना होगा। कि माँ बाप बच्चे को शुरू से देख रहे हैं, उनको पता है मेरे बच्चे में ये काबिलियत है, राइट। मेरे बच्चे में इस चीज़ में ज़्यादा दिलचस्पी है, या इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, कोई बिजनेसमैन हो, बिजनेस पर्सन हो, तो वो हिसाब से उनको देख के उनको बच्चों को कुछ नहीं पता होता। 8वीं 9वीं तक उनको पता नहीं क्या कर रहे हो, हाँ बोल रहे हो, तो उनको करना पड़ेगा कि उनको पता है कि मेरे बच्चे में इस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है, काबिलियत भी है, हुनर भी है। वो माँ बाप को डिसाइड करना पड़ेगा और उस हिसाब से बच्चों को भी बताना पड़ेगा। काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत है कि ये चीज़ में अच्छे हो, इसमें जाना है, इस चीज़ में काउंसलिंग करो, इसमें ज़्यादा वक्त लगाओ, इस सब्जेक्ट में ज़्यादा टाइम लगाओ। ये चीज़ें तो ये बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि हर एक बच्चा ही साइंटिस्ट इंजीनियर बने, बहुत ऐसे हैं जो एक्टर बन सकते हैं, क्रिकेटर बन सकते हैं। वो वाकई आपने सही बोला कि पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि पेरेंट्स को कैसे उस बच्चे को मैनेज कर पाते हैं, कैसे उसकी एक्चुअल जो कला है बच्चे के अंदर उस चीज़ को कैसे वो बाहर निकाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सर। थैंक यू सो मच सर, आपने इतनी अच्छी बातें बताई और मेरे ख्याल से हमें आपकी बातों से सर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक एज ए पेरेंट्स बहुत लोगों को हमारा ये पॉडकास्ट एपिसोड देख के ना बहुत लोगों को ये चीज़ सीखने को मिलेगी कि कितना ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ पेरेंट्स बातों से ही नहीं बना जाएगा, उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा बच्चों को टाइम देना पड़ता है। अगर हम हर एक पेरेंट्स चाहता है मेरा बच्चा सक्सेसफुल हो, मेरा बच्चा बड़ा इंसान बने,
पर कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को ज़्यादा टाइम तो दे नहीं पाता, पर वो कैसे ये चीज़ कर पाता है कि मेरा बच्चा बड़ा इंसान बने। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों को पेरेंट्स के साथ एज ए फ्रेंडली बिहेव करना, पेरेंट्स को बच्चों के साथ एज ए फ्रेंडली रहना, ताकि बच्चा हर एक बात शेयर कर सके। सर जाते जाते सर कोई बच्चों को, एक स्टूडेंट को, जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, जो स्टडी कर रहे हैं, उनको आपका कोई मैसेज हो जाते जाते सर? मैं ये कहूँगा कि माँ बाप जो है मेहनत कर रहे हैं सुबह से शाम तक। इवन अगर माता जी हैं वो घर में हैं, घर में भी सुबह से शाम, घर में ज़्यादा काम होता है 24 घंटे। तो माँ बच्चों को समझना चाहिए कि ये कर रहे हैं हमारे लिए, कि हमें सारी सहूलतें मिले, चीज़ें मिले, अच्छे स्कूल जाएं, अच्छे कपड़े पहने। तो ये बच्चों को भी समझना चाहिए कि माँ बाप कर रहे हैं मेहनत, तो हमें भी उनका साथ देना पड़ेगा। राइट राइट राइट। बच्चे कहते हैं मुर्गी, ये तो आपकी जिम्मेवारी है। जिम्मेवारी है, पर आपकी क्या जिम्मेवारी है? सपोर्ट तो करो। जब वो कुछ बताते हैं कहना मानो। और सबके लिए एक मैं वो, खासकर जो हमारे माँ बाप हैं, लोग हैं, ये कहूँगा कि पैसे के साथ पैसे भी कमाओ, साथ दुआएं भी कमाओ, बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। पेरेंट्स को सर कुछ मैसेज हो कि कैसे वो बच्चों को ओवरबर्डन ना करें और बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाएँ, पेरेंट्स के लिए सर कुछ मैसेज हो? पेरेंट्स को मतलब बच्चों को समझो, थोड़ा टाइम निकालो, बैठो, उनके अंदर जो है उससे बाहर निकालो। अगर आपसे नहीं हो रहा तो एक काउंसलर के पास भेजो, अच्छे काउंसलर। क्योंकि कभी कभी बच्चे अपने माँ बाप से खुलते नहीं हैं, उम्र हो जाती है, एज फैक्टर, तो काउंसलर को भेजो। पर एटलीस्ट बच्चे के अंदर में वो चीज़ नहीं रहनी चाहिए, छुपी नहीं रहनी चाहिए, बाहर आनी चाहिए। राइट। और अंदर घुटता रहेगा बच्चा, बोलेगा नहीं। कई बच्चे डरते हैं माँ बाप से। वो डर पेरेंट्स को इतना भी नहीं रखना चाहिए, डर कि बच्चे कुछ बात ही ना शेयर कर सके पेरेंट्स के आगे। बच्चों को डर होना चाहिए कि हमें गलत काम ना करें। एग्जैक्टली। माँ बाप को अच्छा नहीं लगेगा, माँ बाप को अच्छा नहीं, हमें हमारे माँ बाप की इंसर्ट ना हो जाए। बिल्कुल, ऐसा बच्चों को सोचना चाहिए। खासकर आजकल के लड़कियों को, लड़कियां जो हैं, माँ बाप को पता नहीं वो क्या कर रहे हैं, दोस्ती हो, कहाँ जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स की नॉलेज में होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पेरेंट्स उसको बचा सकते हैं, बच्चे को बचा सकते हैं। क्योंकि एक टाइम ऐसा होता है बच्चे को ये लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ ना वो बिल्कुल सही है, पर बच्चों को ये नहीं पता होता कि जो कर रहे हो इसका रिजल्ट फर्दर गलत आएगा। इस चीज़ का रिजल्ट पेरेंट्स को पता होता है, क्योंकि पेरेंट्स इस एज से निकल गए होते हैं। उनको ये पता होता है कि ये बच्चा आज हमारा अगर इस लाइन में जा रहा है ना, तो फर्दर ये गलत लाइन में जाके कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम फेस करेगा। इसीलिए पेरेंट्स के साथ बच्चों को हर एक बात शेयर करनी चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो तभी शेयर कर पाएंगे अगर पेरेंट्स उनके साथ एक फ्रेंडली ट्रीट करेंगे उनके साथ। बिल्कुल जी। तो सभी पेरेंट्स को भी मेरी रिक्वेस्ट है कि बच्चों के साथ एक फ्रेंडली बिहेव रखें। ज़रूरी नहीं कि बच्चों को डरा धमका के कि नहीं तेरे 99% नंबर आएंगे तभी तेरे को घर पे खाना मिलेगा, तभी तेरे को एक प्रॉपरली ट्रीट मिलेगा, एक एज ए पेरेंट्स ट्रीट मिलेगा। तो ये चीज़ें हमें कहीं ना कहीं बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो मेरी सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा टाइम अपनी बच्चों के लिए भी ज़रूर निकालें। और सर एज ए टीचर आप बाकी टीचर को कोई मैसेज हो कि कुछ ऐसा मैसेज कि जैसे टीचर भी कहते हैं कि नहीं, आपने जो बताया कि बच्चे अब 5 घंटे चुप करके तो बैठ नहीं सकते क्लास में, बच्चे हैं शरारतें तो करेंगे, शरारतें करें बच्चे, पर बदतमीज नहीं होना चाहिए बच्चा। बच्चा शरारती हो चल जाता है सर, पर बच्चा बदतमीज नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। वो पेरेंट्स के ऊपर भी डिपेंड होता है और टीचर के ऊपर भी डिपेंड होता है कि बच्चे को किस राह पे लेके जाना, कैसी उनको शिक्षा देनी। आज के टाइम में देखो स्कूल में मैथ, उसमें हिस्ट्री वगैरह सब सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, पर कहीं ना कहीं इंसानियत का पाठ भी सर स्कूल में पढ़ाना चाहिए बच्चों को। बिल्कुल। मैं तो ये हमारे टीचर्स को बोलूँगा कि हमारे क्लास में 40-45 कई बच्चों में कुछ घर की प्रॉब्लम होती है, तभी वो शरारती ज़्यादा करते हैं या पढ़ने में डाउन है। तो हमने ये पता लगाना है, ये हमारा एक एक्स्ट्रा काम है टीचर का, अलग ज़्यादा।
पर हमें पता लगाना है वजह क्या है, वजह क्या है, ये बच्चा क्यों ऐसे बिहेव कर रहा है, ये आदतें क्यों ऐसे इसकी। जब हम जाते हैं जड़ में तो हमें उसका हमें सुझाव सोल्यूशन मिल जाता है। बिल्कुल। ये बच्चा इस वजह इसीलिए ऐसा कर रहा है। तो टीचर को, वैसे भी टीचर बहुत कुछ कर रहे हैं, पेशेंस बहुत है, सहनशीलता बहुत है, साथ में ये भी देखें जो बच्चा कहीं है आपको लग रहा है तो उसको बुलाओ, अलग से बुलाओ, प्यार से पूछो क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, घर में कोई प्रॉब्लम होगी कुछ भी होगी, उससे फिर बच्चा आपकी बहुत इज्जत करेगा। एग्जैक्टली। कि टीचर ने मुझे बुलाया और मेरे बारे में पूछा क्यों, क्या प्रॉब्लम है, क्या है, मुझे बताओ, हम सॉल्व करेंगे। लेडी टीचर हो या जेंट्स टीचर हो, बच्चा बहुत इज्जत करेगा। अगले दिन से वो बच्चा उसकी शरारती बंद हो जाएगी या कुछ। और ये जो टीचर खुश हो जाते हैं, टीचर खुश हो जाते हैं कि भाई मेरे बच्चे सारे मेरे पैर छू रहे हैं, उनको ये नहीं पता कई लोग दे रहे हैं, पर ये असली नहीं होता है, सब कुछ सब नहीं पैर इसलिए छूते हैं, वो तो वैसे कई लोग नंबर के लिए छू। अच्छा भाई, मैं छूने नहीं देता हूँ। अच्छा, मैं कहता हूँ गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून जो भी नमस्ते कर दो, सत श्री अकाल बोल दो, वो पैर छू, क्योंकि ये तो वैसे ही शोशा बन गया, वो पैर छू लीजिए, वो टीचर खुश, बच्चे 4 लोग साहब मेरे पैर छू रहे, वो नहीं है, मैं नहीं छूता कभी। और सबसे बड़ी बात दिल से आना चाहिए। हाँ, बिल्कुल, रिस्पेक्ट अगर वो बच्चा आपको 2 साल के बाद मिल रहा हो, साल के बाद मिल रहा हो, पैर छू तो ठीक है, वो आपका आशीर्वाद दे रहा है। रोज आके पैर छूना वो ठीक है। सही बात है, बिल्कुल सर। और सबसे बड़ी बात है मेरे ख्याल से टीचर्स को भी ना समझना चाहिए, टीचर को सिर्फ पढ़ाना एक ओनली जॉब समझ के या एक फॉर्मेलिटी समझ के नहीं पढ़ाना चाहिए कि जब क्लास में 30 बच्चे हैं तो 30 बच्चों का टीचर वो मदर या फादर होता है उस टाइम जब बच्चों को पढ़ा रहा होता है। तो उसको अब जैसे अपने बच्चों को ट्रीट करता है ना पेरेंट्स, वैसे ही एक टीचर को भी उन बच्चों को वैसे ही ट्रीट करना चाहिए जैसे वो अपने बच्चों को करता है। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू सो मच सर, आप यहाँ पे आए, आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो हमारे व्यूवर हैं वो देखेंगे तो उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं तहे दिल से आपका सर धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमने भी सीखा है, गलतियां करके सीखा है, इंसान है, कमियां हमारे में भी है, तो हमने सीखा है गलतियां करके, तो ऐसी है। सबको यही है कि भाई गलतियां हम भी करते होगा, बट उसको दोहराना नहीं चाहिए, दोबारा ना करना। सही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू सो मच। तो ये थी एक मुलाकात। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एपिसोड बहुत अच्छा लगा हो और ज़रूर इस चीज़ को शेयर करो, इस चीज़ को और लोगों तक पहुँचाओ, ताकि जो आज के टाइम में बच्चे एक ओवरबर्डन का शिकार हो रहे हैं या बच्चों के ऊपर आज के टाइम में बहुत ज़्यादा प्रेशर है, तो मेरे ख्याल से उनको ये एपिसोड देख के कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा कि सिर्फ स्टडी ही सब कुछ नहीं होती, पर स्टडी के बिना चल भी नहीं सकता है। आज के टाइम में कहते हैं ना पेरेंट्स की बच्चे पढ़ ले, तो वो इसीलिए कहते हैं, टीचर भी इसीलिए कहते हैं पढ़ लो कि कल को आप कोई अच्छे इंसान बन सको, क्योंकि पढ़ाई के बिना वैल्यू नहीं है इंसान की कुछ भी। आज के टाइम में आप देखो कि रिक्शे वाला भी अगर वो थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ा होता तो वो कहीं ना कहीं आज 4 बंदे उसके अंडर काम कर रहे होते। तो ज़रूर लाइफ में स्टडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबको उस चीज़ की अहमियत समझनी चाहिए, बच्चों को भी अहमियत समझनी चाहिए, बट सिर्फ स्टडी ही ज़रूरी नहीं है। स्टडी के साथ साथ और भी बहुत चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो और आपको करनी भी चाहिए। और एज ए पेरेंट्स मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने बच्चों को थोड़ा टाइम दो, ताकि बच्चे आपके साथ हर बात शेयर कर सकें। और जो प्रॉब्लम लाइफ में आपने फेस की हैं वो कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहता कि मेरे बच्चे वो चीज़ फेस करें। वो तभी पॉसिबल हो सकता है अगर आप उनको थोड़ा सा टाइम दोगे। और ऐसे ही नए नए एपिसोड देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि और नई ऐसी शख्सियतों के साथ हम आपको रूबरू करा सकें। धन्यवाद, नमस्कार।